दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर हम आपको यूपी टीजीटी पीटी होम साइंस के लिए आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं शाम को 7 बजे। तो अब तक हमने यहाँ पर 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आ जाइए, आज का चौथा प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक मोटे व्यक्ति के आहार में क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए गार्लिक लहसुन, ऑप्शन बी बनाना केले की पुडिंग, ऑप्शन सी मैक्रोनी सलाद, ऑप्शन डी वेजिटेबल सब्जियों का सलाद। क्वेश्चन नंबर 95 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वेजिटेबल सब्जियों का सलाद देना चाहिए। मोटे व्यक्ति को सब्जियों का सलाद देना चाहिए और वसा वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि घी वगैरह से मोटापा और बढ़ता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सब्जियों का सलाद देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 है, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए स्पर्श द्वारा, ऑप्शन बी वायु द्वारा, ऑप्शन सी जल और आहार द्वारा, ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी। तो टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जल और आहार द्वारा टाइफाइड फैलता है, क्योंकि अगर हम अशुद्ध जल पिएंगे तो इससे क्या होगा, अनेक बीमारियां होंगी और टाइफाइड हो जाएगा। अगर संतुलित आहार नहीं लेंगे तो उससे भी हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो इसलिए जल और आहार से टाइफाइड फैलता है। तो टाइफाइड जो फैलता है जिस जीवाणु से, तो उस जीवाणु का नाम बताना है आपको। उस जीवाणु का नाम यहाँ पर क्या होता है? तो उस जीवाणु का नाम है बैसिलस टाइफोसस। तो ये यहाँ पर नाम याद रखना है। टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु का नाम है बैसिलस टाइफोसस। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना। ऑप्शन ए पूर्व मधुमेह, ऑप्शन बी प्री एक्लेम्पेशिया, ऑप्शन सी गर्भावस्था मधुमेह, ऑप्शन डी एक्लेम्पेशिया। क्वेश्चन नंबर 97 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गर्भावस्था मधुमेह। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिक ग्लिसेमिक सूचकांक आहार है? ऑप्शन ए कॉर्नफ्लेक्स, ऑप्शन बी राजमा, ऑप्शन सी सेब या फिर ऑप्शन डी ओट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर जो है हमारा ए सही हो जाएगा, कॉर्नफ्लेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 99 है, वह मेनू जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा मेनू होता है जिसमें हर एक पदार्थ की कीमत अलग अलग लिखी जाती है। ऑप्शन ए तय मेनू, ऑप्शन बी डूजवा मेनू, ऑप्शन सी टेबल डी हॉट मेनू या फिर ऑप्शन डी एला कार्टे मेनू। क्वेश्चन नंबर 99 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एला कार्टे मेनू। एला कार्टे मेनू में खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे एला कार्टे मेनू में होता है कि पनीर हो गया तो एक साइड पनीर और उसके सामने उसकी कीमत लिख दी जाएगी कि ये इतने का है। दाल उसके सामने उसकी कीमत, तो ऐसे अलग अलग लिखी जाती है, एक साथ में नहीं बताया जाता है। और जो टेबल डी हार्ट मेनू है, इसमें क्या होता है, इसे हम सेट मेनू या फिक्स मेनू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट मेनू या फिक्स मेनू भी कहते हैं। टेबल डी हार्ट को सेट मेनू या फिक्स मेनू भी कहते हैं। इस मेनू में क्या होता है, कई सारे पदार्थ को मिलाकर एक निश्चित मूल्य बताया जाता है। मतलब क्या होता है कि जो बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनको पूरी थाली में रखकर पूरी थाली के रुपए बताए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कम दाम में और मतलब हर एक खाद्य पदार्थ मिल जाता है, तो वह टेबल डी हॉट मेनू होता है। और जो डूजवा मेनू है, तो इसे हम मेनू फॉर द डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम डूजवा मेनू को मेनू फॉर द डे भी कहते हैं। मेनू फॉर द डे भी कहते हैं। ये क्या होता है, किसी रेस्टोरेंट में उसके आगे बोर्ड पे उस दिन की डिश, जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है तो वो एक्सपेरिमेंट करता है, मतलब खुद डिश बनाता है, तो वही लिखा होता है उस दिन का। तो उस बोर्ड पे लिखा होता है कि ये इस दिन की इसका स्पेशल डिश लिखी होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डूजवा मेनू कहते हैं। तय मेनू में क्या होता है, तय मेनू में इसे हम सिंगल यूज मेनू या वन टाइम मेनू भी कहते हैं। मतलब इसमें होता है कि जो पदार्थ एक बार बन गया है वो दोबारा उसी फॉर्म में नहीं बनाया जाता। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर पर
एक बार राजस्थानी मेनू बनाया है तो दोबारा इस मेनू को ना बना के वह कोई और चीज़ बनाएगा। जैसे राजस्थानी मेनू बना लिया है या फिर उसकी जगह पे कोई दूसरा मेनू बनाएगा, मतलब उसी फॉर्म में दोबारा राजस्थानी मेनू नहीं बनाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, तय मेनू कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है। ऑप्शन ए फास्ट फूड यूनिट, ऑप्शन बी एयर कैटरिंग, ऑप्शन सी औद्योगिक कैफेटेरिया, ऑप्शन डी रेस्टोरेंट। क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एयर कैटरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष की स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन मतलब मिड डे मील कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं। यहाँ पे आपको कूट दिए हैं, इनके हिसाब से बताना है आपको। ऑप्शन ए बच्चों के विकास का अनुश्रवण करना, बी 450 की कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना, सी गर्म पका हुआ भोजन देना, डी स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 101 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4, यानी कि 450 की कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना, गर्म पका हुआ भोजन देना, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, PEM बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। PEM का अर्थ क्या है, मतलब PEM का पूरा नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी फिजिकल एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी पुअर एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव दूध में वाई फैट्स कारक क्या करता है। मानव दूध में वाई फैट्स कारक क्या करता है। ऑप्शन ए ई कोली के विकास को रोकता है, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिली के विकास को रोकता है, ऑप्शन सी ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है, या फिर ऑप्शन डी ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 103 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बियर में सुरासर की कितनी मात्रा पाई जाती है। बियर में सुरासर की मात्रा बताना है आपको। ऑप्शन ए 22%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी है 40.50%, ऑप्शन डी है 55%। क्वेश्चन नंबर 104 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3%। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। जल की स्थायी कठोरता कैसे दूर कर सकते हैं। ऑप्शन ए सोडा, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी चूना, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 105 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जल की स्थायी कठोरता हम चूना डालकर दूर कर सकते हैं। दोस्तों जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी कठोरता और दूसरी अस्थायी कठोरता। तो ये आपको ये याद रखना कि जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, और जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने की प्रमुख विधि का क्या नाम है, तो उस विधि का नाम है परम्यूटेड विधि। क्या नाम है, परम्यूटेड विधि। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि का नाम है परम्यूटेड विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए OH, ऑप्शन बी HO2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी है H2O2। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है हमारा सी हो जाएगा, H2O। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है। ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी है अवशोषण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 107 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जल की आवश्यकता हमें अंतर्ग्रहण के लिए भी होती है, पाचन के लिए भी होती है और अवशोषण के लिए भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य बताना है आपको। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन का, ऑप्शन बी DNA और RNA का संश्लेषण, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी हड्डी स्वास्थ्य है। क्वेश्चन नंबर 108 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, DNA और RNA का संश्लेषण मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है। अच्छा ये देख लेते हैं यहाँ पे कि मानव शरीर जिंक जो है वो एक व्यक्ति के शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है। तो सामान्य व्यक्ति के शरीर में जिंक की मात्रा कितनी होती है, 140 से 230 मिलीग्राम। कितनी होती है, 140 से 230 मिलीग्राम होती है, आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो
सामान्य आहार में इसकी मात्रा कितनी होती है? तो प्रतिदिन सामान्य आहार में जिंक की मात्रा होती है 10 से 15 मिलीग्राम। कितनी? 10 से 15 मिलीग्राम होती है। ये आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस विकास के परिणाम स्वरूप होती है? ऑस्टियोपोरोसिस विकास के परिणाम स्वरूप होती है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 109 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विटामिन डी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस ये मुख्यतः वृद्ध मतलब ओल्ड एज में होता है। इसमें क्या होता है, अस्थियां जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं एवं भुरभुरी हो जाती हैं, मतलब उनमें ज़्यादा शक्ति नहीं रहती है, काम करने की शक्ति नहीं रहती है, इसलिए वो कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़ी सी भी चोट लगने पर वो टूट जाती हैं, तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, वो भुरभुरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। ऑप्शन ए लार, ऑप्शन बी अमाशयी रस, ऑप्शन सी अग्नाशयी रस, ऑप्शन डी आंतरस। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 110 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अग्नाशयी रस। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 6%। क्वेश्चन नंबर 111 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16% नाइट्रोजन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग ... ऊर्जा प्रदान करता है। कितनी ऊर्जा प्रदान करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 60%। क्वेश्चन नंबर 112 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत तापकीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य बताना है आपको। ऑप्शन ए ऊर्जा संचरण, ऑप्शन बी ताप संवहन, ऑप्शन सी ऊष्मा नियंत्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 113 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊष्मा नियंत्रण इसका कार्य है। थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट जो किससे लिया गया? थर्मोस्टेट ग्रीक शब्द थर्मो से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द थर्मो से लिया गया है, आपको याद रखना है। ग्रीक शब्द थर्मो से लिया गया है, थर्मोस्टेट। थर्मो का मतलब होता है गर्म और स्टेट यानी कि एक नियत से लिया गया है। थर्मो का मतलब क्या है? गर्म, और स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट यानी एक नियत से लिया गया है। चलिए तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार का अर्थ है। संतुलित आहार कैसा होना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन ए ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हों, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों, ऑप्शन डी तरल आहार। तो क्या ऑप्शन ए है ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियों के, हम उसे संतुलित आहार कहेंगे, या फिर बी है ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों, क्या वो संतुलित आहार होगा, या फिर ऑप्शन सी ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी, ऑप्शन सी फास्फोरस की कमी, ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी। क्वेश्चन नंबर 115 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी खाद्य विज्ञान, ऑप्शन सी पथ्य, ऑप्शन डी पोषण। क्वेश्चन नंबर 116 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पोषण। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लेकेट कहते हैं, प्लेकेट किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सिलाई, ऑप्शन बी जोड़, ऑप्शन सी तुरपन, ऑप्शन डी बटन की पट्टी।
क्वेश्चन नंबर हमारे 117 का आंसर डी सही हो जाएगा। प्लेकेट हम बटन की पट्टी को कहते हैं। प्लेकेट क्यों लगाया जाता है वस्त्रों में? तो प्लेकेट हम वस्त्रों को आसानी से पहन लें उसके लिए हम प्लेकेट लगाते हैं। कहाँ लगा होता है? जैसे गले में लगा होता है, शर्ट की जो पट्टी होती है प्लेट उसे प्लेकेट कहते हैं, उसमें लगा होता है। जो हम कुर्तियाँ वगैरह बनाते हैं तो गले में बंद गले की जो बनाते हैं उनमें भी प्लेकेट लगाते हैं, जिससे कि हम बटन खोल के आसानी से उसे पहन सके और आसानी से वो वस्त्र आ जाए। और हाथ की बाजू में जो हम प्लेकेट लगाते हैं बटन वाली, तो उसमें भी हम, ताकि बटन खोल के आस्तीन आराम से आ जाए हाथ में, तो इसलिए हम प्लेकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बटन की पट्टी। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह का एक लक्षण है। ऑप्शन ए अतिसार, ऑप्शन बी बुखार, ऑप्शन सी रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना, ऑप्शन डी प्यास ना लगना। क्वेश्चन नंबर 118 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना मधुमेह का एक लक्षण है। मधुमेह के और क्या क्या लक्षण हैं? और लक्षण है मधुमेह के, ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, आँखों की रोशनी कम होना, कोई भी चोट या घाव देर से भरना, बार बार फोड़े फुंसियाँ होना या चक्कर आना, ये भी मधुमेह का एक लक्षण है। मधुमेह में क्या होता है, हमें ज़्यादा मीठी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, इससे मधुमेह और मतलब बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 119 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए हमें क्या आवश्यक है? सोडियम आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे ... अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए गैर आवश्यक, ऑप्शन बी आवश्यक, ऑप्शन सी आंशिक, ऑप्शन डी साधारण। क्वेश्चन नंबर 120 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उन्हें हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, NRHM का पूरा नाम है। NRHM का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए नेशनल रेगुलर हाउस मिशन, ऑप्शन बी नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, ऑप्शन सी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन डी है नेशनल रेड हेल्प मिशन है। क्वेश्चन नंबर 121 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अप्रैल 2005 को की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 2005। NRHM की स्थापना अप्रैल 2005 को की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था कि गाँव में रहने वाले गरीबों की देखभाल करना और उनके स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों की देखभाल करना, ताकि उनका विकास हो सके। ये स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये किसके लिए? ये गरीबों के हित के लिए था, उनकी देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। मतलब आयोडीन की जब कमी होती है तो उसका साधारण लक्ष्य क्या होता है वो आपको बताना है। कार्निया का फैल जाना, ऑप्शन बी जिगर का बढ़ना, ऑप्शन सी गले का फूलना, ऑप्शन डी ठोड़ी का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 122 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गले का फूलना। आयोडीन की कमी होती है तो क्या होता है? गला फूल जाता है, जिसे हम घेंगा रोग या गलकंठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंगा रोग या गलकंठ, घेंगा या गलकंठ भी कहते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 123 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसकी अवधि 5 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है, NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? अभी हमने आपको पीछे बताया था कि NRHM किस विभाग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये किससे? स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष तक,
ऑप्शन बी 1 से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी 3 से 5 वर्ष तक, ऑप्शन डी है सारा जीवन तक। क्वेश्चन नंबर 125 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे 1 से 5 वर्ष तक बचाव हो सकता है। चलिए ये आज का हमारी लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो हम ऐसे ही हमारी डेली क्लास प्रैक्टिस सेट शाम को 7 बजे करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। चलिए यहाँ पे अभी हम मैथ, होम साइंस और साइंस की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं और जल्द ही हम आपको और सब्जेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।